is the thing that we are going to discuss now? Now we are going to discuss about the most important thing that results from the fertilization. Yes? Now we are going to discuss about the seeds. Yes, sir. Actually, when we was discussing about the post fertilization event in the chapter number 1, वहीं पे हमने बात कर ली थी कि the ovule is a structure inside the ovary. After fertilization, the ovule transforms into the seeds. Ovule किसमें transform होती है? It is transformed into the seed. So you could say the seed is a fertilized ovule. Seed को हम क्या consider कर सकते हैं? एक fertilized ovule is a seed. Is it clear? एंड क्योंकि सीड के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, इनसाइड द सीड द एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एंड दैट एम्ब्रियो इज गोइंग टू बी डेवलप इनटू द न्यू बेबी प्लांट. और यही तो ऑब्जेक्टिव था इस पूरी प्रोसेस का. द रिप्रोडक्शन इज द ऑब्जेक्टिव. So because the seeds are the structure that results or that participate in the formation of new plant, so thus you could see the seeds are the final products of sexual reproduction in plants. प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन के आता है आपके पास? यू गॉट द सीड्स एंड देन दीज सीड्स विल पार्टिसिपेट टू जर्मिनेट एंड देन प्रोड्यूस अ न्यू बेबी प्लांट. गॉट इट? इसी के बेस पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, द हाउ मच द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, दैट मच द सीड्स विल बी देयर इनसाइड अ फ्रूट. एक प्लांट के फ्लावर की ओवरी में जितने ओव्यूल होंगे, वो ओवरी जब फ्रूट में कन्वर्ट होगी तो उसमें उतने ही क्या प्रेजेंट होंगे? उतने ही सीड्स प्रेजेंट होंगे. गॉट इट? नाउ द सीड, if you will see the structure of a seed, you will find it is have three parts. A seed have three parts. The first part is the seed coat. What it is? Seed coat. Second one is the embryo, and the third one is the cotyledons. So a seed has three parts. The first one is the seed coat, second one is the embryo, and the third one is the cotyledons. Whenever you will see the seed of any of the plant, whether it is monocot or whether it is dicot, you will find these structures inside it. The seed coat will be there, the embryo will be there inside the seed, and the cotyledons will be there. Is it clear? Now the first part Yes. is the seed coat. Seed coat, that means the covering of seed. ये डिपेंड करता है कि अगर आपके ओव्यूल में दो इंटेग्यूमेंट हैं तो सीड कोट दो होंगे. अगर आपके ओव्यूल में सिंगल इंटेग्यूमेंट है तो आपके सीड कोट भी सिंगल होगा. और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो आपका ओव्यूल था बेटा, ओव्यूल के आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? ये जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहा हूं, व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट. एम आई राइट? एंड इनसाइड हेयर, यहां कहीं पे आपका एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, माइक्रोपाइल की तरफ. सो व्हेन दिस ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू द सीड, तो दीज इंटेग्यूमेंट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड कोट. ये इंटेग्यूमेंट क्या हो जाती हैं? ड्राई अप हो जाती हैं. दे कन्वर्ट इनटू द सीड कोट. तो अगर दो इंटेग्यूमेंट हैं ओव्यूल में, तो सीड कोट कितने होंगे? 2. And if the integument is single in the ovule, then the seed coat will be single. Got it? Now in the structure of ovule, you could see there is a place where the integuments are absent. What it is called? ओव्यूल के स्ट्रक्चर में एक जगह ऐसी जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं होते, इसको क्या बोलते हैं? It is called micropyle. Very good. So when the ovule matures into the seed, जब ovule seed में mature होता है, so the place where the integuments are absent, so in a seed, at that place the seed coat will also absent. जब एक ovule एक seed में convert होगा, तो वो place जहां पे ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट नहीं थे,
सीड में भी उस जगह पे सीड कोट नहीं होंगे. दैट मीन्स द प्लेस माइक्रोपाइल विल रिमेन एज इट इज. माइक्रोपाइल एज इट इज रहेगा. एंड इस माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है बेटा? देखो, कुछ सीड्स में सीड कोट बहुत ज्यादा टफ होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं. इसके बारे में आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, टिश्यूज पढ़े हैं प्लांट के, पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा पढ़े हैं, स्क्लेरेंकाइमा. तो कुछ केसेस में सीड कोट में स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है. दैट मींस द सीड कोट इज वेरी टफ. उस सीड कोट से ना वाटर अंदर जा सकता है ना ऑक्सीजन अंदर जा सकती है. और इस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको जर्मिनेट होने के लिए वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर चाहिए. सो thus in the seed this micropyle is present, and through this micropyle the water, oxygen and other things that are required for the germination of the embryo, they are provided to the embryo inside the seed. Is it clear? So the first part of, yes, माइक्रोपाइल्स आते हैं. yes, through the micropyle they will enter inside it. आप अपने घर में देख लो, राजमा उठा के देखो, राजमा में तुम्हें माइक्रोपाइल बड़े आराम से दिखाई दे जाएगा. Yes, sir. Okay, so first is the seed coat, that is the transformed structure formed as a transformation of integument. Second part is the embryo, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. And the third part is the cotyledons. Cotyledons are nothing, they are the swollen structure that are attached with the embryo and they contain reserve food. Cotyledons में क्या प्रेजेंट होता है? It contain reserve food. अब now इस reserve food का फायदा क्या है? देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था आपको, when the embryo is germinating, at that time the embryo is of whitish color. मैंने आपको बोला था, आपने घर में भी कभी अगर जो है किसी भी अनाज को अंकुरित करके खाने की कोशिश करियो, दैट मींस उसको जर्मिनेट करा के खाने की कोशिश करियो, वेदर इट इज ग्राम और वेदर इट इज एनी अदर सीरियल, तो आपने देखा होगा जो एम्ब्रियो या जर्मिनेटिंग प्लांट बाहर निकलता है वो किस कलर का होता है? इट इज द व्हाइट कलर, है ना? दैट मींस द जर्मिनेटिंग प्लांट इज नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. और जर्मिनेशन तो वो प्रोसेस जिस दौरान उसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है. तो एनर्जी कहां से मिलती है? दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द फूड रिजर्व इनसाइड द cotyledons. So you could say the cotyledons are the structure that provides the nourishment to the germinating embryo. Got it? Yes, sir. Is it clear? So structure of seed is clear now. Yes, sir. Second is the types of seed. Types. और टाइप्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए. याद करो, मैंने बताया था एक कंसेप्ट आपको एंडोस्पर्म का. एंडोस्पर्म इज अ स्ट्रक्चर विच इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म्स इनसाइड द सीड टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द जाइगोट टू ट्रांसफॉर्म्स इनटू एम्ब्रियो. एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल के अंदर बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और काम क्या है? जाइगोट को नरिशमेंट देना ताकि वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए. तो जैसे ही जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, एंडोस्पर्म का काम कंप्लीट हो गया. Am I right? Yes, sir. तो जितना भी एंडोस्पर्म एक ओव्यूल के अंदर बना है, कुछ केसेस में वो सारा कंज्यूम हो जाता है, कुछ केसेस में वो थोड़ा सा लेफ्ट रह जाता है. और इसी बेस पे अगर सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया तो सीड के अंदर बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं होगा. एंड दैट काइंड ऑफ सीड्स आर कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड. Like your pea, like your other examples are like gram. इनमें जो है सारा का सारा एंडोस्पर्म जाइगोट के एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाता है. thus the seeds are having no endosperm. On the other hand, there are certain plant species in which the entire endosperm is not consumed, thus the small amount of endosperm is present in the seed also, and that kind of seeds are called endospermic seeds. For example, your castor, for example your wheat, गेहूं हो गया, अलसी हो गया, इनके बीजों में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. So types of seeds are clear. The seeds could be categorized into two categories, that is endospermic and non-endospermic. Now इसी पॉइंट पे बेटा, however the topic is not related with the seed, but एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, that is called perisperm. What it is? बेटा, if you are talking to your family member, first thing क्लास के दौरान बात करना गलत है. दूसरी चीज, अगर आप इमरजेंसी में बात कर भी रहे हो तो you could mute yourself. ठीक है?
नेक्स्ट थिंग इज द पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म क्या होता है बेटा? द रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस. थोड़ा सा वापस चलो तो मैंने तुम्हें जब ओव्यूल की स्ट्रक्चर बताई थी तो कहा था कि ओव्यूल के अंदर जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू था, वैसे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूसेलस प्रेजेंट होता है. एम आई राइट? न्यूसेलस की कोई एक सेल डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो सैक बनाती है. उस एम्ब्रियो सैक के अंदर यहां पे एग होता है जो जाइगोट में कन्वर्ट होता है. यहां पे क्या प्रेजेंट होती है? पोलर न्यूक्लियाई जो एंडोस्पर्म बनाती है. तो इस कुछ इस तरह की पोजीशन होती है ओव्यूल के अंदर. यहां पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ये एंडोस्पर्म है और ये बाहर क्या प्रेजेंट है? दिस इज कॉल्ड न्यूसेलस. बाहर जो टिश्यू है क्या है? न्यूसेलस है. दिस इज न्यूसेलस, दिस इज एंडोस्पर्म एंड दिस इज एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन के बाद चीजों की पोजीशन कुछ ऐसी ही होती है. क्लियर? मोस्ट ऑफ केसेस में जब ओव्यूल सीड में ट्रांसफॉर्म होता है तो न्यूसेलस डीजेनरेट हो जाता है. व्हाट इट गेट? इट गेट डीजेनरेटेड. बट कुछ केसेस में जैसे कि काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इन केसेस में the nucellus also persist. nucellus degenerate नहीं होता. nucellus किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? ओव्यूल के अंदर. और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीड में कन्वर्ट हो रहा है. तो अगर nucellus persist करेगा तो वो किसके अंदर persist करेगा? किसके अंदर मिलेगा आपको? inside the seed. so this remnant or persisting nucellus is called perisperm. तो मोस्ट ऑफ केसेस में द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल गॉट डीजेनरेट हो जाता है. बट इन सम केसेस इट कुड परसिस्ट एंड दैट परसिस्टिंग न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म. उस परसिस्टिंग न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म. इज इट क्लियर? एग्जांपल इज ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर मींस काली मिर्च. इज इट क्लियर? यस सर. सर दोबारा बता दीजिए. अरे बेटा, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट होता है. ये वो टिश्यू है जिसकी सेल्स कोई एक आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल बनती है. जब एक बार उसकी एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गई और एम्ब्रियो सैक बन गया तो मोस्ट ऑफ केसेस में न्यूसेलस डीजेनरेट हो जाता है. बट कुछ केसेस में ये डीजेनरेट ना होके एज इट इज बना रहता है. दैट मींस सीड में भी आपको थोड़ा सा न्यूसेलस देखने को मिलेगा. और वो परसिस्टिंग न्यूसेलस ही क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म. Got it now? Is it clear? यस बट लेकिन अगर जैसे कि वो अगर डिजेनरेट नहीं हुआ तो फिर प्लांट को ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सीड में कन्वर्ट होता है और जब सीड में कन्वर्ट नहीं होगा फिर That nucellus will provide the nourishment further ना. वो न्यूसेलस की सेल्स भी एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेगा while it is germinating. सेल एक ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर था जिसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह सब कुछ है. तो अगर न्यूसेलस परसिस्ट कर रहा है तो एम्ब्रियो जर्मिनेशन के दौरान उन सेल्स को भी कंज्यूम कर लेगा. क्लियर? आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जब एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू होता है ना तो सीड के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज होते हैं और वो डाइजेस्टिंग एंजाइम हर एक चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं सीड के अंदर प्रेजेंट. तो अगर न्यूसेलस परसिस्ट भी कर रहा है तो वो डाइजेस्टिंग एंजाइम उन न्यूसेलस के सेल्स को भी डाइजेस्ट करके उनको भी कंज्यूम करा लेंगे. क्लियर? सर तो इसका मतलब कि एक तरीके से न्यूसेलस डिजेनरेट हो जाएगा. हाँ, मतलब कंज्यूम हो बट जाएगा. एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, दैट मींस अगर आप एक नए बिल्कुल ताजे सीड को देख रहे हो तो उसके अंदर आपको न्यूसेलस मिलेगा. जब वो जर्मिनेट होगा तब वो उसको कंज्यूम कर लेगा. ओके सर. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द सीड डोरमेंसी. डोरमेंसी वर्ड ही आता है इनएक्टिविटी के लिए. किसके लिए? इनएक्टिविटी के लिए. छोटी क्लासेस में तुमने हाइबरनेशन, एस्टिवेशन टर्म्स पढ़ी हैं. जब कोई ठंडे इलाके में रहने वाला जीव जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पे इनएक्टिव हो जाता है, अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर लेता है, तो हम बोलते हैं वो डोरमेंसी में चला गया. इसको बोलते हैं हाइबरनेशन.
इसी तरीके से गर्म इलाकों में रहने वाला कोई एनिमल जब बहुत गर्मी पड़ने पे अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर लेता है और इनएक्टिविटी में चला जाता है तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन. सो डोरमेंसी मींस इनएक्टिविटी. और जब मैं बोल रहा हूं सीड डोरमेंसी तो इसका मतलब क्या हो गया? सीड कहां चला गया? इन अ स्टेट ऑफ inactivity. Very good. So seed dormancy is a state which is observed in most of the plant. जब कभी भी आपने कभी संतरा खाया है उसके Yes, sir. बीज जब बाहर निकलते हैं तो कैसे होते हैं? वो ड्राई होते हैं या वो मॉइस्ट होते हैं? थोड़ा विस्कसनेस महसूस होती है उसमें, चिपचिपाहट. बट जब आप Yes, उसको sir. कुछ देर के लिए रख दोगे तो कैसा हो जाता है? इट बिकम ड्राई. तो सेम थिंग हैपेंस as the food ruptured. जैसे ही फूड रप्चर होता है and the seed got released, so they become dry. क्या हो जाते हैं? They become dry. They lost their water. वाटर को लॉस करते हैं और कितना लॉस कर सकते हैं? अराउंड they can lost around 80% of their water by weight. That means अगर 10 ग्राम का सीड था तो वो 8 ग्राम तक वाटर को लॉस कर सकता है. So they become dry and simultaneously उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है, this embryo slow down its metabolism. Slow down its metabolism. That means embryo जिंदा तो है but अपने मेटाबॉलिज्म को क्या कर लेगा? स्लो डाउन कर लेगा. And this state when the embryo inside the seed slow down its metabolism and the seed become dry. And अब इस स्टेट में आप देखो किसी सीड के अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही है. अगर एम्ब्रियो का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो वो न्यूट्रिटिव मटेरियल जल्दी जल्दी यूटिलाइज होगा, जल्दी सीड एग्जॉस्ट हो जाएगा तो कम टाइम के लिए सरवाइव करेगा सीड. बट अगर सीड के अंदर एम्ब्रियो अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर लेता है तो क्या होगा? उस न्यूट्रिटिव मटेरियल को वो स्लोली यूटिलाइज करेगा. दैट मींस लंबे समय तक वायबल सीड बना रह सकता है. सो इसी पर्पज से सीड क्या करता है? खुद को ड्राई कर लेता है एंड द सीड्स that contain the embryo, that embryo slow down its metabolism. And this state when the embryo's metabolism got slow down and the seed become dry, this state is called seed dormancy. इस स्टेट को क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी बोलते हैं. और सीड डोरमेंसी कैसे टूटती है ये आपको पता है. क्लास 11th में आपने डिफरेंट फाइटो हार्मोन्स पढ़े हैं. गिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइंस, इथाइलिन, एब्सिक एसिड पढ़े ये. इनमें जो गिब्रेलिन है इट इज अ फाइटो हार्मोन व्हिच वर्क्स टू ब्रेक्स द सीड डोरमेंसी. गिब्रेलिन वो फाइटो हार्मोन है जो सीड डोरमेंसी को तोड़ता है. तो जब कभी भी सीड को जर्मिनेट करना होता है तो उसमें गिब्रेलिन रिलीज होता है एंड द फर्दर इवेंट्स टेक्स प्लेस जिससे डोरमेंसी टूट जाती है और सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देता है. इज इट क्लियर? Yes. Now after this we are going to discuss the next concept. सर Yes बेटे. सर जैसे कि जो सीड है वो डोरमेंसी में अगर चला जाता है तो उसका जो एम्ब्रियो है वो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. तो सर जैसे अगर मेटाबॉलिज्म स्लो अगर फास्ट हुआ तो फिर जो प्लांट है वो एम्ब्रियो ज्यादा जल्दी ग्रो होगा तो ये बेनिफिशियल नहीं होगा. अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और उसको ना ऑक्सीजन मिल रही है प्रॉपर, ना सॉइल मिला, ना ही उसको जो है वाटर मिला, तो वो सिर्फ अपने न्यूट्रिटिव मटेरियल को एग्जॉस्ट करके मर जाएगा. समझ रहे हो? जर्मिनेट होने के लिए एक्सटर्नल कंडीशन भी तो चाहिए. मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. अगर वो एम्ब्रियो फॉर सपोज राजमा का बीज आपके रसोई के डब्बे के अंदर रखा है और उसके अंदर एम्ब्रियो का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है तो वो क्या करेगा? उसको ना मिट्टी मिल रही है, वो जर्मिनेट तो कर नहीं पाएगा. वो सिर्फ अपने पास रखा हुआ जो रिजर्व फूड मटेरियल उसको कंज्यूम करके जब वो मटेरियल खत्म हो जाएगा तो वो एम्ब्रियो डाई कर जाएगा. व्हाट इट? और सर अगर जैसे कि हम उसे पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, सॉइल वाटर सब दें, उसे ऑक्सीजन भी, तो फिर सही होगा. बेटा हम नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं ना. नेचुरल सिलेक्शन ने हर एक स्पीशीज को इवॉल्व किया है नेचर में रहने के लिए. आप यहाँ पे बोल रहे हो अगर हम दें तो प्लांट हमारे लिए इवॉल्व नहीं हुए ना. प्लांट तो खुद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए इवॉल्व हुए, इसलिए उनमें ये ऐसा एवोल्यूशन हुआ है कि वो अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर लेता है. नाउ इज इट क्लियर? यस सर. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज द सीड वायबिलिटी. वायबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है जिंदा रहने की कैपेसिटी. सो सीड वायबिलिटी इज अ टाइम पीरियड. व्हाट इट इज? इट इज अ टाइम पीरियड
ऐसा ही एक कंसेप्ट हमने पोलन के केस में पढ़ा था, पोलन वायबिलिटी, याद है कि पोलन एंथर से रिलीज हुए और वो कब तक जिंदा रहता है, दैट मींस वो टाइम पीरियड जब तक कि वो फंक्शनल है टू अराइव ऑन द स्टिग्मा एंड टू जर्मिनेट, उस टाइम पीरियड को हम बोलते थे पोलन वायबिलिटी। सिमिलरली द सीड वायबिलिटी इज द टाइम पीरियड आफ्टर द डिस्पर्सल ऑफ सीड, कब तक सीड खुद में जर्मिनेट करने की कैपेसिटी रखता है, दैट मींस उस टाइम पीरियड के बाद अगर सीड को सॉइल मिले, वाटर मिले, ऑक्सीजन मिले तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड सीड वायबिलिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, सीड वायबिलिटी। एंड दिस सीड वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन environmental factors like temperature and humidity. What are the things? It depends on temperature and humidity. That means हर एक स्पीशीज में सीड की एक वायबिलिटी तो होती है, दैट मीन्स एक निश्चित टाइम पीरियड तो होता है कि जिस दौरान वो जो है वायबल रहेगा, बट ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी। दैट मींस अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिले तो सीड वायबिलिटी बढ़ सकती है, और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ना मिले तो सीड वायबिलिटी घट भी सकती है। नाउ किस प्लांट में कितनी सीड वायबिलिटी देखने को मिलती है, लेट्स सी। इन सम केसेस लाइक ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस एक प्लांट पढ़ा था हमने, दैट हैज टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस। In oxalis it is for few days, सीड सिर्फ कुछ दिनों तक ही वायबल रहता है, उसके बाद वो अपनी वायबिलिटी को खो देता है। दैट मींस उसके बाद अगर उसको जर्मिनेट करने का मौका मिले तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ सीरियल्स, जितने भी हम अनाज उगाते हैं उन केसेस में द सीड्स कैन बी वायबल फ्रॉम 2 to 5 years, 2 से 5 साल तक सीड वायबल बना रहता है। दैट मींस एक बार सीड जो आपको मिल गया वो 2 से 5 साल तक अगर आप जर्मिनेट करोगे तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। नाउ देयर आर सर्टेन प्लांट दैट शोज अनएक्सपेक्शनल, बहुत ज्यादा आपकी सोच से भी परे के लेवल की सीड वायबिलिटी। अच्छा तुम खुद सोच के बताओ कि किसी प्लांट में मैक्सिमम सीड वायबिलिटी कितनी हो सकती है, एक सीड कितने समय तक सरवाइव कर सकता है, कोई अंदाजा है? सोच के बताओ, मैक्सिमम आइडिया तुम्हारे हिसाब से कि एक सीड की